हेलो बच्चों, मैं आपके लिए क्लास 9 10 साइंस का एक ऐसा वीडियो सीरीज लेके आया हूँ जो YouTube पे मुझे तो नहीं दिखा। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि किसी ने डाला नहीं होगा या किसी ने ऐसा किया नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा और जब देखा कि इस तरह के कंटेंट की कमी है तो फिर मैंने ये प्लान किया कि चलो मैं इसे शुरू करता हूँ। बच्चों, अगर इस तरह का कंटेंट आपको कोई दिखता है, कहीं दिखता है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। लेकिन मुझे नहीं दिखा भाई, तो मैंने ये सीरीज़ शुरू किया। सीरीज़ का नाम है 95+। 95+ नाम से बहुत सारी सीरीज चलती हैं, हमने देखा यूट्यूब पे 95+ सीरीज है, लेकिन उसमें किसी ने उस सीरीज में किसी ने कंसेप्ट को बताया है, किसी ने एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, तो किसी ने क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। फिर भी हमें सारे मैटर एक साथ नहीं मिलते। तो मैंने एक कंसेप्ट तैयार किया कि जब हम वीडियोज को देखते हैं और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के बुक्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो मुझे एक बुक की ज़रूरत पड़ती है, और अगर बुक पास में नहीं है तो फिर हम उस वीडियो का आनंद नहीं ले सकते। मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया है कि आपको बिना किसी बुक के आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, वो फंडा क्लियर होगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझेंगे, वो आपका फंडा क्लियर होगा, और फिर वही नहीं, आपके क्वेश्चंस आंसर्स भी क्लियर होंगे, और सबसे बड़ी बात नोट्स भी आपका तैयार होगा। साथ में ये चारों चीज़ें आपको मिलेंगी, और इसके लिए आपको फॉलो करना है सिंपल 3 स्टेप्स। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले पढ़ो, फिर समझो, फिर नोट्स बनाओ, किसका, कंसेप्ट का भी और क्वेश्चन आंसर का भी, और फिर गेन करो 95 + 200, राइट। तो आप एक बार हमारे इस वीडियो सीरीज को मन लगा के देखिए, और अगर आपको लगे कि नहीं अच्छा कंटेंट है, हमारे समझ में आ रहा है, उपयोगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मैं आपको 9th और 10th साइंस का कंप्लीट सिलेबस इस तरह के सीरीज के द्वारा बना के दूँ। तो चलिए अब आगे हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्लास 9th का पहले लेसन का पार्ट 1। लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आपको जो इसमें कंटेंट दिख रहा होगा वो बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक का है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, ये एनसीईआरटी के बुक का नहीं है, ये हमारे नोट का है। जैसा कि हमने आपके साथ अभी प्रॉमिस किया था कि हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देंगे, बुक का भी आनंद आपको मिलेगा, और साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेगा। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये सारी चीज़ें अपने आप प्रूफ होती जाएगी। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। तो हमारे काम की जो चीज़ है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। यानी कि सारी वस्तुएं किससे बनी हुई है, पदार्थ से, मैटर से बनी हुई है।
एक बात नोट करेंगे, सारी वस्तुएं किससे बनी हुई है? पदार्थ से बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। ठीक। अब उसमें क्या क्या होता है? जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। अब पदार्थ तो सारा कुछ हो गया, सारी चीज़ें पदार्थ से बनी हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन भी है कि जो पदार्थ है उसमें दो चीज़ों का होना जरूरी है। वो कौन कौन से हैं? सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। तो यहाँ पे हम नोट्स में आते हैं। ये हमारा हो गया पदार्थ, ये हो गया हमारा पदार्थ, और पदार्थ में द्रव्यमान जरूरी है और उसे स्थान घेरना जरूरी है, तभी वो पदार्थ कहलाएगा। अच्छा, अगर सभी चीज़ें पदार्थ से बनी और फिर हम पदार्थ को लिमिट कर रहे हैं, तो क्या कुछ और भी है क्या? हाँ भाई, एक चीज़ और है, वो इसमें अभी चर्चा नहीं किया गया है। जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है पदार्थ, एक है पदार्थ, और दूसरा है ऊर्जा। इन दो चीज़ों से मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम, वो पदार्थ की कर रहे हैं, अभी ऊर्जा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इसलिए पदार्थ और ऊर्जा में भेद करने के लिए हम पदार्थ को लिमिट कर रहे हैं कि जो पदार्थ है उसमें ये दो गुण होना चाहिए, दो गुण होना चाहिए, एक द्रव्यमान होना चाहिए और उसको स्थान घेरना चाहिए। अगर कोई है, कोई चीज़ है, और अगर वो ये दोनों काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो वो एक अलग चीज़ होगा, उसका नाम होगा ऊर्जा। ऊर्जा। तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं है, या तो वो पदार्थ होगा या तो ऊर्जा होगा। पदार्थ होगा तो उसमें ये चीज़ें होंगी दोनों, द्रव्यमान होगा और स्थान घेरेगा, और नहीं तो वो ऊर्जा होगा। ठीक। लेकिन ये आपकी किताब में अभी डिस्कस नहीं किया गया है। तो ये हमारा हो गया पदार्थ, दो गुण रखता है, द्रव्यमान उसमें होता है और स्थान घेरता है। आगे बढ़ें तो देखेंगे, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। तो प्राचीन दार्शनिकों ने 5 तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने नोट्स में डाला। प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में बांटा, जिसका नाम है वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। ये पंच तत्वों का नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए चाहिए। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। इनके अनुसार, प्राचीन दार्शनिकों के हिसाब से, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। अब ये तो हो गए हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को किस रूप में समझा। अब आते हैं आधुनिक वैज्ञानिक। अब आते हैं हमारे आधुनिक वैज्ञानिक, आजकल के वैज्ञानिक। तो देखते हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो उन्होंने पहला वर्गीकरण किया भौतिक गुणधर्म के आधार पे। भौतिक गुणधर्म के आधार पे आधुनिक वैज्ञानिकों ने भौतिक गुणधर्म के आधार पे पहला वर्गीकरण किया। और दूसरा,
रासायनिक प्रकृति के आधार पे दो प्रकार से बांटा, लेकिन यह टॉपिक हमको यहाँ नहीं पढ़ना है। रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। यहाँ हमको क्या पढ़ना है? पदार्थ का भौतिक गुणधर्म। पदार्थ का भौतिक गुणधर्म समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? इंटरेस्टेड है? चलो भाई कमेंट में लिख के बताइए इंटरेस्टेड है तो पूरा कोर्स आपका साइंस का ऐसे ही बना के भेजेंगे, आपके समझ में आएगा। और नोट्स भी ये जो नीले वाले पे है वो आप अलग से तैयार कर लेंगे तो आपका नोट्स भी बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ये बुक का पॉइंट है, 1.11 बुक का है, ये पूरा बुक आपको ऊपर दिखा रहे हैं हम इसमें। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है? तो पहला क्वेश्चन उठता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसको हमने यहाँ पे नोट्स में इंपॉर्टेंट नोट में डाला। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो और क्या, कुछ और भी होता है क्या बनने का तरीका? तो हाँ भाई, कुछ चीज़ें सतत भी होती है, सतत कंटिन्यूअस भी होती है, और कुछ कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने का मतलब है, जैसे अगर आप रेत को समझ सकते हैं, नमक को समझ सकते हैं, वो समझने के लिए वो वही सिर्फ कणों से नहीं बने हैं, बने तो सारे पदार्थ हैं, सारी चीज़ें बनी हैं कणों से, लेकिन समझने के लिए आपको सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए हम क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। तो पहला तो ये तय है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, वह सतत नहीं है। इतना याद रखिए, इतना याद रखिए। ठीक, चलिए अब क्रियाकलाप 1.1 पे आते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक 100 ml का बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आधा भर के ये वाला ले बीकर और इसमें आधा भर के निशान लगा दे जल के स्तर पे। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। अब उसमें नमक या शर्करा डाल दें और घोल दें, कांच की छड़ से मतलब हिला के। फिर ये दिखाया जा रहा है, ये आपको इसमें घोला जा रहा है, जल और नमक मिल गया। जल के स्तर में बदलाव पर ध्यान दें। भाई पानी तो जितना था उतना था ही, अब इतना पानी था, अब इसमें नमक डाला गया तो नमक भी पदार्थ है तो जगह घेरेगा, और जगह घेरेगा तो पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे भाई जैसे मान लो आप एक बड़ा सा ईंटा उठा लो, पत्थर उठा लो, कंकड़ उठा लो और गिलास में पानी डाल के उसमें डाल दो, तो पानी का लेवल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन उसी के जगह पे अगर आप नमक डालते हो, चीनी डालते हो, तो पानी का लेवल ऊपर आता है कि नहीं, इस पर ध्यान देना है। तो फिर आगे पढ़ते हैं कि आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? मतलब ध्यान दे, और क्या हुआ? ध्यान दिया तो पता चला कि लेवल तो वहीं का वही है, पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। नमक कहाँ गया भाई फिर? तो वही कह रहे हैं कि आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए? वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो यहाँ आंसर होगा नहीं। तो बदलाव नहीं आया, तो फिर नमक कहाँ गया, शर्करा कहाँ गई? तो इसको आगे समझते हैं।
इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ये सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो इस क्रियाकलाप से हम ये साबित कर रहे हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पहले तो वो दिखाई दे रहे थे, नमक दिखाई दे रहा था, शर्करा दिखाई दे रहे थे, वो गायब कहाँ हो गए? क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे इतने छोटे छोटे कणों में बट गए ना और जल में मिल गए कि वो उन्हें अब हमारी नंगी आँख देखने में सक्षम नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस क्रियाकलाप के आधार पे कि नमक या शर्करा कणों से मिलकर बने हैं। अब देखिए, एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही चीज़ को, एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी सिर्फ एक ही गुण को नहीं दर्शाएगा, एक ही बात का क्लेरिफिकेशन नहीं करेगा, वो दूसरी चीज़ भी बता सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जो क्रियाकलाप 1.1 देखा, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। यहाँ पे हम एक और पॉइंट समझेंगे चित्र 1.1 में कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, इसीलिए गायब हो जाते हैं। अब ये पदार्थ के कणों के गुण में आएगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है। तो अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं 1.1.2। ये पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, तो इसके लिए क्रियाकलाप 1.2 करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। तो क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। यहाँ पे 100 ml पानी आपको दिख रहा है, ये इसका यहाँ पे 100 ml पानी लिया गया है। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर इसे 90 ml जल में मिला। ये तो हमने 100 ml लेके जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था वो वाला जार है, ये बीकर है। अब इसके आगे 10 ml इसमें से निकाला और फिर इस 90 ml में डाल के 100 ml फिर बना दिया। और इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार इसमें से 10 ml निकाला, फिर 90 ml जल लिया, फिर उसमें मिला दिया, फिर 10 ml उसमें से निकाला, फिर। तो इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसको हम कर रहे हैं, हम उसे तनु करते जा रहे हैं, मतलब उसमें जल बढ़ाते जा रहे हैं, जल बढ़ाते जा रहे हैं, जल बढ़ाते जा रहे हैं। और अंत में देखते हैं कि 5 से 8 बार करने के बाद भी उनका कलर तो लाल ही है भाई, रंगीन ही है। और ये रंग कहाँ से आया था? तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब जल में 1 या 2 या 3 जो क्रिस्टल है डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। जैसे स्याही थोड़ा सा डाल देते हैं तो लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, उसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो लाल हो जाता है। तो लाल तो हो गया जब 100 ml में डाला, फिर उसमें से 10 ml निकाला, फिर 90 ml पानी में मिलाया, फिर मिलाया और इसको 5 से 8 बार मिलाया, तब भी रंगीन ही है। अरे भाई, तो बहुत बार पानी मिला दिया गया ना, बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया गया। और हमने डाला कितना था रंग? तो 2 या 3 क्रिस्टल। अब आगे पढ़ते हैं। क्या जल अब भी रंगीन है? तो हाँ, अब भी रंगीन है, वो तो दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि रंगीन है। चित्र 1.2 अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं।
प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। इतना छोटा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तभी तो जितना भी पानी मिलाते जाते हैं उसको वो अपने को छोटे और छोटे और छोटे और छोटे भागों में बांटता चला जाता है और पूरे जल में फैलता जाता है, और तभी तो एक सा रंग बना पाता है पानी का। तो जब वो अपने को बहुत छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे कणों में नहीं बांट पाएगा, तो क्या पानी को एक समान रंगीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो बहुत छोटे छोटे भागों में वो बढ़ जाता है। 2 या 3 क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे कणों में बढ़ता चला जाता है। अब यह दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट की केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः अब 1.1.2 यह निष्कर्ष पूछ रहा है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। निष्कर्ष ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में बहुत अधिक कण होते हैं, अर्थात पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितने छोटे हैं? हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितने छोटे हैं। अब 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब ये जो कण, पदार्थ तो कणों से मिलकर बना है, अब उनके गुण क्या है? तो इनके 3 गुण हैं। पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहला गुण। किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के समान रूप से वितरित होने का यही कारण होता है कि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ये लाइन क्या है? मतलब जैसे पानी में नमक डाला था ना, तो वो एक समान फैल गया चारों तरफ। पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो वो पूरे एक समान लाल बना दिया। तो वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे पानी में नमक या शर्करा का घुलकर समान रूप से वितरित होना, ये साबित करता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक। अब दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3, 1.4, 1.5 से यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गर्म करने या ऊष्मा देने पर कणों की गति बढ़ जाती है। पदार्थ के कण स्वतः ही अंतःमिश्रित हो जाते हैं। अंतःमिश्रित मतलब जो 2 पदार्थ एक साथ रख दिए जाते हैं, एक में डाल दिए जाते हैं तो आपस में मिल जाते हैं। इसे ही विसरण कहते हैं। विसरण इसे ही कहते हैं कि एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों के बीच में चला जाता है और एक समान रूप से फैल जाता है। यह विसरण कहलाता है। यह उनके बीच रिक्त स्थान होने के कारण होता है। ताप बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ जाती है। तीसरा गुण क्या है? पदार्थ के कण यहाँ पे कण छूट गया है भाई गलती से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कण। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे
पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो एक दूसरे को बांधे रखता है। इस बल की सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। जैसे पानी है, पानी को हम हाथ से बांटने की कोशिश करते हैं कि दो भागों में बढ़ जाए तो नहीं बढ़ता है, कोई भी तरल नहीं बढ़ता है। कारण ये है कि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। जैसे ही अलग अलग करते हैं, छोड़ते हैं, फिर आपस में मिल जाते हैं। तो ये 3 गुण कौन कौन से? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 गुण पदार्थ के कणों के भौतिक गुण हैं। अब यहाँ से पदार्थ के कणों के भौतिक गुण समाप्त होते हैं। आगे आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, किताब में देखेंगे तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस को देख लें आप। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। इसमें से कुछ चीज़ें पदार्थ हैं और कुछ नहीं है, और जो नहीं है वो ऊर्जा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे उसका उत्तर लिखा हुआ, कुर्सी, वायु, बादाम, गंध, इत्र की सुगंध और नींबू पानी पदार्थ है और बाकी पदार्थ नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। अब जैसे आपको अभी हम बता रहे थे कि पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उनकी विसरण की दर बढ़ जाती है, दूर तक फैलने लगते हैं। तो यहाँ पे आंसर है इसका, पदार्थ को गर्म करने से उसके कणों की विसरण दर बढ़ जाती है, अतः गर्म भोजन की गंध कई मीटर दूर तक फैलती है। ठीक। तीसरा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? आंसर है, गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पता चलता है कि पानी कणों से मिलकर बना है। ये जो पदार्थ है वह कणों से मिलकर बना है। अगर सतत होता तो नहीं काट पाता, वो कणों में है इसलिए काट पा रहा है। चौथा है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो आंसर है, कण सदैव गतिशील होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ये पदार्थों के कणों की 3 विशेषताएं जो अभी आपको बताया गया है। ठीक है। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपका पूरा सिलेबस इसी तरह के बुक और नोट्स के माध्यम से पूरा करा देंगे। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और कमेंट करेंगे तो मुझे आपके विचार का पता चलेगा। थैंक यू।